नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की विशेष सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश या मेवाड़ रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप इन शासकों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस इतिहास की सीरीज में हम बात कर चुके हैं महाराणा कुंभा की, इसी इतिहास की सीरीज में हम बात कर चुके हैं महाराणा सांगा की। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों जहां तक बात आती है एग्जामिनेशन की, भले ही मेरा ये मानना है कि एग्जामिनेशन ना हो, भले ही कोई विद्यार्थी ना हो, लेकिन इनके इतिहास को, मेवाड़ के हर शासक के इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसको गौर से समझना चाहिए कि किन व्यक्तियों ने उस वक्त, जो मेवाड़ की रियासत के शासक थे, जो मुख्य कुर्सी पर बैठे थे, मुख्य गद्दी पर बैठे थे, उन लोगों ने भी किस तरह के समस्याओं से सामना किया था, किस तरह के परिस्थितियों को देखा था और किस तरह उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया था, डटकर सामना किया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन बहुत बड़ी और बहुत पुरानी रियासत और इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत वीर शासक देने वाली इस रियासत में बात हमने की थी बप्पा रावल की, बात हमने की थी राणा हमीर की, उसके बाद बात हम कर चुके हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, और आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की। दोस्तों अगर महाराणा प्रताप या राणा प्रताप की हम बात करें तो शायद ही राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। यहाँ तक कि कहा जाता है अब्राहम लिंकन जब भारत आने वाले थे, हालांकि वो दौरा निरस्त हुआ था, अब्राहम लिंकन जब भारत आने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि माँ मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, तो उनकी माँ ने कहा था मुझे उस स्थान की मिट्टी लाके देना जिस स्थान पर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा बीती थी, जहां पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जिंदा था, जहां पर महाराणा प्रताप की और मेवाड़ी वीरों की तलवारें चली थी। और किस स्थान की मिट्टी मंगवाई थी उन्होंने? हल्दी घाटी की मिट्टी मंगवाई थी। तो दोस्तों देख लीजिए आप कि अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की माता भी जिस स्थान की मिट्टी को पाने के लिए लालायित थे, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। दोस्तों अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए, एग्जाम की दृष्टि से आप इनको पढ़ सकते हैं, नॉर्मल भी अगर किसी व्यक्तित्व को इसे पढ़ने की आवश्यकता या आपकी किसी परिस्थितियों से सामना हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप एक बार इस YouTube चैनल का देखिए, किसी भी YouTube चैनल का देखिए, किसी भी पुस्तक को लेके देखिए। अगर आपने महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ ली, महाराणा प्रताप को पढ़ लिया, आपको सारी समस्याओं का संभवतः हल मिलेगा, सारी आपकी समस्याएं आपको कमज़ोर लगने लगेगी, छोटी लगने लगेगी और जीने की हर राह आपको आसान दिखने लगेगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों बहुत बड़ा ये टॉपिक होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने इसके भाग किए जाएं उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। हम आज बात करेंगे इस भाग में इनके सामान्य परिचय की, यानी यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली हमें क्या पता होना चाहिए महाराणा प्रताप के बारे में, तो हम बात करते हैं उनकी। दोस्तों अगर बात की जाए इनके पूर्ण नाम की या इनके वास्तविक नाम की कि क्या इनका नाम है, तो इन्हें प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। और यही आगे चलकर महाराणा प्रताप या राणा प्रताप कहलाए। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पिता की, इनके पिता कौन थे? इनके अगर हम पिता की बात करें तो राणा उदय सिंह इनके पिता थे। और ये वही राणा उदय सिंह है जो महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के राजा बने थे, मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए थे। इन्हीं महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। दोस्तों अगर इनकी माता का नाम की बात करें, माता, तो पिता का जो नाम था वो राणा उदय सिंह था और माता जो थी वो जयवंता बाई। देखिए इनको पुस्तकों में दो नाम मिलते हैं, एक ही बात है, जयवंता बाई या जयवंता बाई। ये जो थी ये
सोनगरा चौहान अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। यानी अगर बात की जाए कि महाराणा प्रताप के नाना कौन थे, नाना कौन थे, तो अखेराज सोनगरा थे। कौन थे? अखेराज सोनगरा थे। ये इतिहास में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यही अखेराज सोनगरा राणा सांगा के साथ पातीपेरवण परंपरा के दौरान खानवा के युद्ध में लड़े थे। यही अखेराज सोनगरा महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में इनका सहयोग करेंगे। यही अखेराज सोनगरा उदय सिंह को कुंभलगढ़ तक लाने के बाद में जितना भी इनका कार्यभार था या जितनी भी इनकी सुरक्षा प्रणाली थी वो देखने वाले भी कौन थे? अखेराज सोनगरा थे। यही अखेराज सोनगरा या इनके पुत्र आगे भी चलकर महाराणा प्रताप और मेवाड़ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसीलिए हमें इनको इतिहास में पढ़ना पड़ता है कि वास्तविक नाम क्या था इन राणा का, महाराणा प्रताप या प्रताप सिंह। उसके बाद इनके पिता की बात की जाए तो राणा उदय सिंह इनके पिता थे जो राणा सांगा के पुत्र थे। यानी अगर रिश्ते की बात की जाए तो महाराणा प्रताप के जो दादा थे वो कौन थे? महाराणा सांगा थे। उसके बाद बात की जाए कि इनकी माता कौन थी, तो अखेराज सोनगरा की जो पुत्री थी वो जयवंता बाई प्रताप सिंह की माता थी। उसके बाद हम इनके नाना की बात कर चुके हैं और एक रिश्तेदार या एक रिश्ते की और बात करेंगे, इनके मामा। और मामा कौन थे? मान सिंह सोनगरा थे। कौन थे? मान सिंह सोनगरा थे। अब ये नाम हमें क्यों इतिहास में पढ़ना आवश्यक है कि आप नाना मामा क्यों पढ़ा रहे हैं सर? मामा और नाना इन दोनों ने मेवाड़ के लिए बहुत कुछ अपने बलिदान किए हैं। आगे जब हम शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पर भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। इनका हल्दी घाटी में बहुत अच्छा योगदान है, इसीलिए हमें इन्हें याद रखना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान सिंह सोनगरा कौन थे, तो प्रताप सिंह के क्या थे? मामा थे। और दूसरी बात है दोस्तों, प्रताप सिंह के मान सिंह नाम से दो व्यक्तित्वों से संबंध बताए जाते हैं इतिहास में। एक मान सिंह तो कौन थे? सोनगरा चौहान थे जो इनके मामा लगते थे, और दूसरे मान सिंह कौन थे? कछवा राजपूत थे जो भगवंत दास के पुत्र थे और अकबर के क्या थे? दरबारी थे। और अकबर की तरफ से हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ने के लिए कौन आए थे? मान सिंह कछवा आए थे। तो एक तो इनके हितैषी थे और दूसरे माना जाए तो इनके दुश्मन या आक्रमणकारी का जो साथ देने वाले थे वो मान सिंह थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे दोनों, यानी इंग्लिश वर्ष या ईस्वी सन की, और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय वर्ष या विक्रम संवत की। तो अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था तो 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी के दिन इनका जन्म होता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, अगर ईस्वी सन की बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हो गया। लेकिन अगर बात की जाए विक्रम संवत की, बात की जाए विक्रम संवत की, तो सन विक्रम संवत 1597 को, विक्रम संवत 1597 को महीना था कौन सा? ज्येष्ठ का महीना था, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। यहां तक ठीक है। पूछा जाता है महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? यहां पे फिर कंफ्यूजन होता है। महाराणा प्रताप की क्या, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? जयंती की अगर पूछ लिया जाए तो हमारे दिमाग में क्या आती है? जन्म कब हुआ था? 9 मई को हुआ था। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 9 मई मिलेगा। लेकिन अगर बात आ जाए महाराणा प्रताप की जयंती की, तो जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यानी हिंदी माह के अनुसार जब इनका जन्म हुआ था उसी दिन हर वर्ष हम क्या करते हैं? महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ये कभी भी इंग्लिश वर्ष या इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाई जाती, हमेशा हिंदी महीने के हिसाब से मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लड़के कंफ्यूज होकर आते हैं, इसलिए मैंने ये बात स्पेशल रखी है। आप नोट करना कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, देखिए
जन्म तारीख को लेकर बात हो गई। अब जन्म हुआ कहाँ था? अब जन्म हुआ कहाँ था, तो जन्म के होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं और दो इतिहासकार, एक इतिहासकार जो हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हैं और ये अपने अनुसंधान के कारण कहते हैं, केवल इनका ही मत है, क्या मत है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ होगा? पाली में हुआ होगा। अब दोस्तों पाली में हुआ होगा या पाली में हुआ, इसके पीछे इन आईएएस अधिकारी का जो औचित्य है या जो लॉजिक है बात कहने का, वो क्या रहा? इनके अनुसार कहा गया है कि राजस्थान या राजपुताने में पुराने जमाने में एक प्रथा चला करती थी कि प्रथम जो पुत्र होता था वो पुत्री के पिता यानी नाना के घर उनका जन्म होता था। ऐसे संभावना बताई जाती है कि अगर उस वक्त ये प्रथा प्रचलन में थी तो इसी प्रथा के तहत महाराणा प्रताप, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे किनके? जयवंता बाई के, इसीलिए इनका जन्म कहाँ हुआ होगा? पाली में हुआ होगा। किनके घर हुआ होगा? तो इनके नाना कौन थे? अखिराज सोनगरा थे, ये पाली के थे। इसीलिए इन्होंने एक अंदाज लगाया है उस प्रथा के अनुसार, और वो प्रथा वर्तमान में भी मेवाड़ मारवाड़ में प्रचलित है। इसीलिए ये कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें, जो प्रामाणिकताएं हैं इनकी अभी तक प्रामाणिकताएं कोई पाई नहीं गई है, इसीलिए इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता है। अगर प्रामाणिकता की बात हम करें कि हम ग्रीन लाइट किसे देंगे, ग्रीन लाइट किस स्थान को देंगे, तो हम कुंभलगढ़ को देंगे। किसको देंगे? कुंभलगढ़ को देंगे। अगर दोस्तों कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो फिर बात अलग है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी या रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने ये रिसर्च दिया, ये बात कही, उसके बाद एग्जामिनर क्या करते हैं, पाली को हमेशा ऑप्शन में डालते हैं। और कुछ गाइड्स ने, कुछ बुक्स ने सीधा सीधा इनका जन्म स्थान दोनों बता दिए हैं कि कुंभलगढ़ में भी हुआ था, पाली में भी हुआ था। पाली में क्यों माना जाता है उसका कारण मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर प्रामाणिकताएं बात की जाए इतिहासकारों की, तो कहां से ग्रीन लाइट मिलेगी हमें? कहां हुआ था इनका जन्म? कुंभलगढ़ में हुआ था। अब नॉर्मली कुंभलगढ़ पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है कि इनका जन्म कहाँ हो गया था, कुंभलगढ़ में हो गया था। लेकिन अब देखिएगा, अब कुंभलगढ़ में भी आपको थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर दुर्ग के अंदर दुर्ग हो, दुर्ग के अंदर अगर दुर्ग हो तो उसे लघु दुर्ग कहा जाता है। इसीलिए कटारगढ़ को किसकी संज्ञा दी जाती है? लघु दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो अगर बात की जाए, आपको ऑप्शन में कुंभलगढ़ नहीं दिया हो तो देखना आगे कहीं कटारगढ़ तो नहीं दिया कि राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कटारगढ़ में हुआ था। उसके बावजूद अगर आपको कटारगढ़ भी नहीं दिया हो और डीप दे दिया हो तो देखना डीप क्या दे सकते हैं? बादल महल। बादल महल यानी कटारगढ़ जो लघु दुर्ग है, उस दुर्ग में एक महल बना हुआ है। उस महल का क्या नाम है? बादल महल है। इस बादल महल में क्या हुआ होगा? ऐसा कहा जाता है कि इसी महल में इन प्रताप का या राणा प्रताप का जन्म हुआ था। और थोड़ा सा डीप चले जाएं तो एक स्थान है वहां पर। कौन सा स्थान? जूनी कचहरी। क्या स्थान है? जूनी कचहरी। तो अगर हम बात करें डीप से डीप, तो जूनी कचहरी नामक स्थान पर राणा प्रताप का जन्म हुआ था। जूनी कचहरी कहां पर है? बादल महल में। बादल महल कहां है? कटारगढ़ दुर्ग में है। कटारगढ़ दुर्ग कहां है? कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ वर्तमान में किस जिले में है? राजसमंद जिले में। ये इनके जन्म की वास्तविकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस संदर्भ में पूछा जाता है, उस वक्त वहां पे ऑप्शन क्या दिए जाते हैं, ये मायने रखता है। हमने क्या पढ़ा है ये मायने नहीं रखता। हमने पढ़ लिया केवल कुंभलगढ़, इससे काम नहीं चलता। हमने पढ़ लिया केवल जूनी कचहरी, इससे काम नहीं चलता। अब आप सोचिए कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आपको पाली भी दे रखा है, कुंभलगढ़ भी दे रखा है, आपको कटारगढ़ भी दे रखा है, आपको बादल महल भी दे रखा है। ऐसी स्थितियां जब बनती है तो वहां पे हमारे उत्तर परिवर्तित होते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है, अगर हमारा ये तीनों नहीं है, कुंभलगढ़ है तो कुंभलगढ़ होगा। फिर उसके बाद कटारगढ़ होगा। यानी पूछ ले कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में कहां? कटारगढ़ लघु दुर्ग में। कटारगढ़ लघु दुर्ग में कहां? बादल महल में। और बादल महल में भी हम बात करें तो जूनी कचहरी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ये था दोस्तों इनके जनरल जो चीजें हैं उसके बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। इनके कौन उत्तराधिकारी हुए, कितना इनका शासन समय रहा, कब ये शासक बने, ये सारी की सारी हम जनरल आइडियाज इसमें बात करेंगे।
तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके उन वन लाइनर के, क्योंकि हम अभी तक विद्यार्थियों वही बात कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे इनके और जनरल आइडियाज की, कि इनका पूछा जाए कि विवाह कब हुआ था या किसके साथ हुआ था। देखिए, अगर हम विवाह की बात करें तो काफी विवाह या बहु विवाह प्रथा इस समय में प्रचलित थी। आगे हम बात करेंगे, इनके भी काफ़ी विवाह बताए जाते हैं। इनके पिता उदय सिंह की भी 20 रानियां बताई जाती है। लेकिन अगर इनके मुख्य विवाह की बात करें तो सन 1557 में, सन 1557 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो अजब दे पंवार के साथ हुआ था। अजब दे पंवार के साथ हुआ था। और ये किनकी पुत्री थी, ये पुत्री थी राम रख दे पंवार की। राम रख पंवार, राम रख पंवार जो ये शासक थे, इनकी ये पुत्री थी, कौन थी, अजब दे पंवार। और अजब दे पंवार का विवाह किनके साथ हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका विवाह कब और किसके साथ हुआ था, तो उन 1557 को अजब दे पंवार के साथ हुआ था। और अगर बात आगे पूछ ले रिश्ते की कि इनके ससुर कौन थे, तो रामरख पंवार की पुत्री अजब दे पंवार के साथ इनका विवाह हुआ था। इट मीन्स रामरख पंवार क्या हो गए, इनके ससुर हो गए। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया था एक बार कि महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे, तो दोस्तों कुंवर अमर सिंह, कुंवर जो अमर सिंह थे, ये क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे। अमर सिंह फर्स्ट के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उनके बाद में शासक कौन बने, कुंवर अमर सिंह बने। और इन्हीं अमर सिंह के समय के लिए एक कविता या एक रचना जो है कन्हैयालाल सेठिया की पिथल पाथल, उसमें जिक्र किया गया है, हरे गासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जागियो। तो ये वही अमर सिंह है जो उस वक्त कुंवर अवस्था में थे। और क्या हो गया था, महाराणा प्रताप जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, मेवाड़ को पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। उस वक्त क्या हो, ये घटना है जिसका मार्मिक चित्रण किन्होंने किया है, कन्हैयालाल सेठिया ने किया है। आगे आने वाले भाग में हम कहेंगे कि कौन पीथल है कौन पाथल, ये सारी भी हम जानकारी अभी लेंगे। अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो ये इनके उत्तराधिकारी हो गए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रथम राज्याभिषेक। हम आगे पूरी इनकी चर्चा करेंगे कि क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर के रूप में हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि राज्याभिषेक, तो हमने एक वर्ड लिखा है आगे, प्रथम राज्याभिषेक। इसका मतलब या तात्पर्य ये है कि ये ऐसे राजा थे जिनका राज्याभिषेक कब कितनी बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा। अब 2 बार क्यों हुआ ये हम आगे बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन अगर प्रथम राज्याभिषेक की बात की जाए तो 28 फरवरी सन 1572 को, 28 फरवरी सन 1572 को इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। और प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये गोगुंदा में हुआ था। और रावत कृष्णदास चुंडावत ने इनको तलवार बांधी थी। रावत कृष्णदास चुंडावत। दोस्तों इनकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्यों मेवाड़ राजवंश की जब राज्याभिषेक होता था, जो तलवार बंधाई की जो रस्म है, जो तिलक की रस्म है, वो चुंडावतों के द्वारा होती थी। यह अधिकार कब इनको मिला, क्या यह अधिकार इनको ऐसे ही मिला, नहीं मिला दोस्तों। इसके लिए इनके जो मूल पुरुष थे, कुंवर चूड़ा का जो बलिदान है वो मायने रखता है। उसी बलिदान के कारण इनको ये हक मिला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 के दिन, होली का दिन था। और इसी दिन क्या हुआ, राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर बात करें वीर विनोद की, वीर विनोद क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें मेवाड़ का इतिहास है, किसने लिख दिया, कवि राजा श्यामल दास ने लिख दिया। किसने लिख दिया, कवि राजा श्यामल दास ने इस ग्रंथ को लिखा था। और अगर इस ग्रंथ की बात करें तो जो महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक है वो कब हुआ था,
1 मार्च 1572 को हुआ था। इनका ये कहना है कि मृत्यु तो राणा उदय सिंह की 28 फरवरी को ही हुई थी, लेकिन क्या हुआ, ये जो राज्याभिषेक है ये 1 मार्च को हुआ था। लेकिन इनकी इस बात की प्रामाणिकता या पुष्टि केवल ये स्वयं करते हैं। इसके अलावा जितने भी इतिहासकार हैं, वो भले मुणोत नैन्सी हो गए, वो भले अकबर के दरबारी जो कवि थे अबुल फजल हो गए, या फिर उसके बाद रणछोड़ भट्ट द्वारा कृत अमर काव्य वंशावली हो गई, या फिर राणा प्रतापराव जूलना हो गए, जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने इनका राज्याभिषेक कब बताया है, 28 फरवरी 1572 को बताया है। तो प्रामाणिकताएं तो इनकी है, ज्यादातर तो यही है। लेकिन पूछ लिया जाए कि वीर विनोद के अनुसार राणा प्रताप का जो क्या है राज्याभिषेक कब हुआ था, तो यह ध्यान रखना कब हुआ था, 1 दिन बाद। ये इनका कहना है कि 1 दिन बाद हुआ था। अब ये प्रथा नहीं थी कि जिस दिन शासक की मृत्यु होती है उसी दिन पहले शासक गद्दी पर बैठता है, उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई राणा उदय सिंह की मृत्यु के समय कि 1 दिन निकालना पड़ा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम इनके राज्याभिषेक का पाठ पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों प्रथम राज्याभिषेक की बात करें तो ये हो गई 28 फरवरी 1572। किस स्थान पर हुई थी, गोगुंदा में हुई थी। और किसने तलवार बांधी थी, तो रावत कृष्णदास चुंडावत ने क्या बांधी थी, तलवार बांधी थी। उसके बाद हम बात कर लें कि वीर विनोद क्या कहती है, तो श्यामल दास कृत वीर विनोद के अनुसार इनका प्रथम राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को हुआ था। अब बात करते हैं हम इनके द्वितीय राज्याभिषेक की, या इसको दूसरा राज्याभिषेक कहते हैं, या राज्याभिषेक का समारोह भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है राणा प्रताप के राज्याभिषेक का समारोह कब हुआ था या कहां हुआ था। देखिए दोस्तों, हुआ तो ये भी 1572 में ही हुआ था, लेकिन ये हुआ कहां, कुंभलगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। इसका मतलब जब गोगुंदा से ये वापस चले, कहाँ आए, अपनी जो प्रथम राजधानी, हम बात करेंगे इनके संदर्भ में 3 राजधानियां पूछी जाती है, कौन कौन सी वो अभी मैं बताऊंगा। तो अपनी प्रथम राजधानी ये कुंभलगढ़ दुर्ग आए, और कुंभलगढ़ में ही क्या हुआ, दूसरे राज्याभिषेक का समारोह हो गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समारोह में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था, तो राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ के जो राणा थे या शासक थे वो राणा या महाराणा लगाते थे, या रावल रतन सिंह से पहले पहले रावल लगाते थे। लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हुए वो अपने आगे क्या लगाते हैं, राव लगाते हैं। तो इनके जो राज्याभिषेक का जो समारोह हुआ था वो 1572 में हुआ। कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। इस समारोह में कौन व्यक्ति उपलब्ध था या कौन उपस्थित था, तो राव चंद्रसेन उपस्थित थे। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रज या प्रताप का अग्रगामी। ठीक है दोस्तों, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। कुछ किताबों में इन्हें प्रताप का अनुगामी बताया गया है, यह गलत है, क्योंकि राव चंद्रसेन का जो कार्यकाल है वो महाराणा प्रताप से कुछ पहले शुरू होता है, और पूरे राजपुताने में महाराणा प्रताप या मेवाड़ के अलावा केवल यही व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कहां पर, 1570 में, जब नागौर में अकबर ने अपना दरबार लगाया था, नागौर दरबार के नाम से 1570 में, तब मेवाड़ वाले तो क्या हुआ, गए ही नहीं थे। ये गए तो थे, लेकिन जब वहां इनकी शर्तें सुनी अकबर की, जब शर्तें सुनी कि अधीनता के लिए बुलाया गया है, तो वहां से ये उठकर आ जाते हैं। और जो जो कार्य महाराणा प्रताप ने किए थे वो पहले कौन कर चुका था, राव चंद्रसेन कर चुका था। इसीलिए क्या कहते हैं, उनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये कहां पर उपस्थित हुए थे, ये द्वितीय राज्याभिषेक या राज्याभिषेक के समारोह के लिए उपस्थित हुए थे। तो इसके ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करते हैं इनके उपनाम या और अन्य जानकारियां जो है इनकी वन लाइनर उसके बारे में। अब हम बात करेंगे आगे इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित उनके बारे में। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो हम बात कर चुके हैं 1540 को हुआ था। अब इनके जन्म को आधार मानते हुए कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं या पूछने की संभावनाएं बनती है। तो अगर हम बात करें क्लियरिटी में कि जन्म कब हुआ था,
जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। थोड़ा सा संबंध है, आप ये मत समझना सर वापस पढ़ा रहे हैं, इनका टाइम पास करने का इरादा है क्या? नहीं, इरादा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। अब इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक की हम बात करें तो कब हो गया था? सन 1572 में इनका राज्याभिषेक हो गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपको कि किस आयु में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने? तो किस आयु में? 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप क्या बन गए? मेवाड़ के राणा बन गए, मेवाड़ के शासक बन गए। ये क्वेश्चन देखिए कहीं पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कब हो गया? 1540 में हो गया, और राज्याभिषेक कब हुआ? 1572 में हो गया। इसका मतलब क्या है? कब बन गए थे ये? जब 32 वर्ष के थे तब क्या हो गया था? इनकी राज्याभिषेक हो गया था। उसके बाद हम बात करें कि इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु कब हुई थी, या इनका स्वर्गवास कब हुआ था, ये अगर हम बात करें तो कहा जाता है जनवरी या 19 जनवरी 1597 के दिन इनका स्वर्गवास हो गया था। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? अब वही बात है, 1597 से 1540 माइनस निकालिए, 57 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया था, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। यानी क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा नहीं पूछ के क्या पूछ ले कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा है। लेकिन कितनी उम्र में हो गई थी, वहां कंफ्यूजन है। तो इसको यहां से माइनस निकालिए, आपको आंसर पता निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होने की आवश्यकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए या बनता है तो क्या बनता है? महाराणा प्रताप ने शासन कितने वर्षों तक किया था? महाराणा का जो शासन है मेवाड़ पर वो कितने वर्ष चला था? तो वही बात आ गई। ये इनकी मृत्यु कब हुई? 1597 में। इनका राज्याभिषेक कब हो गया? 1572 को। तो निकाल लीजिएगा माइनस। 25 वर्षों तक इन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, या ये क्या थे? 25 वर्षों तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में या एक लिंग के दीवान के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया था, या ये शासक रहे थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके राजधानियों के बारे में कि इनकी कौन कौन सी राजधानी थी जिनको हमें पूछा जाता है। अगर हम राजधानी की बात करें तो इनसे संबंध में या इनके मेवाड़ से संबंध में बहुत सारी राजधानियां पूछी जाती है, और आपको उन राजधानियों को याद करना जरूरी है क्योंकि बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी, देखिएगा प्रारंभिक राजधानी देखिए, जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे तब मैंने कह दिया था मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो नागदा थी। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक राजधानी तो कहां थी? जहां पे द्वितीय राज्याभिषेक का क्या हुआ था? समारोह हुआ था। यानी कौन थी राजधानी? कुंभलगढ़। यानी कुंभलगढ़ इनकी क्या हो गई? प्रारंभिक राजधानी हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में इनको कुंभलगढ़ भी एक समय ऐसा आया कि हारना पड़ा, तब इन्होंने अपनी एक अस्थायी राजधानी बनाई। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह बहुत कम बताया जाता है। अस्थायी राजधानी इनकी क्या थी? यानी क्या हो गया? इनकी दो राजधानियां थी, मैं आगे बात करूंगा। और दूसरी राजधानी की प्रारंभिक राजधानी कुंभलगढ़। हल्दी घाटी का जब ये युद्ध हार चुके थे तब चित्तौड़ इनके पास नहीं था, क्योंकि चित्तौड़ 1567-68 के युद्ध में हार चुके थे महाराणा उदय सिंह। उस वक्त उन पर किसका राज था? अकबर का राज था। तो ये कहाँ आ गए? ये कुंभलगढ़ आ गए। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? कुंभलगढ़ बना ली। लेकिन क्या हुआ? अब यहां भी ये विजयी हो गए महाराणा अकबर। अब क्या है? अस्थायी राजधानी की आवश्यकता है। तो अस्थायी राजधानी कौन सी बना दी इन्होंने? आवरगढ़ बना दी। आवरगढ़ नाम से एक स्थान है, उसको इन्होंने क्या कर दिया? अस्थायी राजधानी बना दी। उसके बाद अगर अगली बात करें तो इन्होंने बाद में क्या बनाई? इनकी दूसरी राजधानी। जब इनको दोनों राजधानियां यहां से अकबर का आधिपत्य हो गया, ये अस्थायी थी, इनको एक स्थायी राजधानी की आवश्यकता थी। तो हम कह दें कि राजधानी कैसी?
दूसरी राजधानी, या इस राजधानी को क्या कहा जाता है, प्रताप की संकटकालीन राजधानी। प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो उसकी हम बात करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन में पूछी जाती है, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपनी जो संकटकालीन राजधानी है या दूसरी स्थायी राजधानी है वो कौन सी बनाई थी, चावंड बनाई थी। किसको हरा के बनाई थी, लूणा नामक व्यक्ति को हराकर, या लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति को हराकर बनाई थी। लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति को हराया था और हरा के इन्होंने इस पर अधिकार किया था और क्या बना दी, इन्होंने राजधानी बना दी। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, यहां भी कर लेते हैं। ये जो स्थान है, कौन सा स्थान, कुंभलगढ़, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कही जाती है। मेवाड़ की संकटकालीन। अब यहां ध्यान रखना, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, प्रताप की नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। जब जब इतिहास में मेवाड़ पे कोई आपत्ति आई है, जब जब चित्तौड़ पे या मेवाड़ की किसी दूसरी राजधानी पे आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने अटैक किया है, हमला किया है, तब क्या हुआ है, मेवाड़ के जितने भी राणा थे, जितने भी व्यक्ति थे, वो कहाँ आके शरण लेते हैं, इस स्थान पर आकर शरण लेते हैं। इसीलिए क्या हो गया, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हो गई। तो सर ये राणा प्रताप की क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं, उसका कारण है, देखिए ये स्वयं पहले इनकी प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़ी थी, ठीक बात है। लेकिन जब महाराणा प्रताप पे संकट आया, जब महाराणा प्रताप पे संकट आया, तब ये राजधानी इनके लिए अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये जो अजय कहा जाने वाला दुर्ग भी 1578 के समय क्या हो गया था, जीत लिया गया था अकबर के द्वारा। और उस वक्त क्या हुआ, इनके जो या काम आई थी, वो कौन सी या काम आई थी, वो चावंड काम आई थी। इसीलिए इनको प्रताप की संकटकालीन राजधानी कही जाती है, इसी को प्रताप की दूसरी राजधानी कही जाती है। और ये 1615 तक रही थी। कब तक रही थी, 1615 तक रही थी, यानी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। उसके बाद कौन बने, अमर सिंह शासक बने, और अमर सिंह के समय भी ये कितने वर्ष तक, लगभग 18 वर्ष तक राजधानी रही, यानी ये प्रताप की दूसरी राजधानी थी। यहां तक बात हो गई दोस्तों। और अगर अब इनके संदर्भ में एक बात और बताई जाती है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध ये हार चुके थे, तो एक स्थान था, एक गुफा थी, जहां पे इन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया था, जो किसी के ध्यान में नहीं था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार है वो किस स्थान पर था, और बहेरा की गुफाओं में इन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया था। ये केवल और केवल इनकी भील सेना और इनकी सेनाओं को पता था कि यहाँ पर एक इस तरह की गुफा है, जिसके अंदर बहुत बड़ा स्थान था, जहां पे इन्होंने क्या कर रखा था, अपना शस्त्रागार बना रखा था। तो अगर हम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी कुंभलगढ़ हो गई, और इसी को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। वहीं बात करें महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी कहां बनाई थी, तो आवरगढ़ नामक स्थान को इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाई थी। और दूसरी स्थायी राजधानी कहां बना दी इन्होंने, लूणा चावंडिया को हरा दिया, और लूणा चावंडिया को हरा के उस स्थान की जो राजधानी जो स्थापित की वो क्या स्थान था, चावंड स्थान था। और इसी चावंड स्थान को या इस राजधानी को क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो चावंड राजधानी है ये कब तक रही थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1615 तक रही थी, जब तक मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि नहीं कर ली। देखिए संधि करना उनकी मजबूरी हो गई थी, और जब उन्होंने 1615 में संधि कर ली, तब वापस उन्हें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ लौटा दिया गया। और इस वक्त क्या कर लिया इन्होंने, यहां से अपनी राजधानी छोड़कर ये कहां चले गए, चित्तौड़ या उदयपुर चले गए। तो इसके बारे में हम बात करें कि 1615 तक ये राजधानी रही थी, तो ये कौन सी रही थी, चावंड रही थी। उसके बाद हम बात करें कि महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार कहां बनाया। दूसरे राजाओं या शासकों को शस्त्रागार जो है किलों में रहा करता था, गढ़ में रहा करता था, दुर्ग में रहा करता था, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या बनाया, एक गुफा को अपना शस्त्रागार बनाया। और कौन सी गुफा, ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, मायरा की गुफाओं को क्या बना दिया था इन्होंने, शस्त्रागार बना दिया था। अब इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करेंगे इनके उपनाम के बारे में। राजधानियों के बाद हम बात करें इनके उपनामों की, कि किन किन उपनामों से क्या होता है, महाराणा प्रताप को जाना जाता है।
दोस्तों अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो इनके बहुत सारे उपनाम कहे जाते हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध नाम जो है, उस नाम की अगर हम बात करें तो वो कौन सा नाम है? मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी। और कुछ उपनाम ऐसे हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, महाराणा प्रताप का उपनाम क्या है? मेवाड़ केसरी। यह आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ केसरी उपनाम जो है वो किसने दिया था, तो एक इतिहासकार हुए जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने कह दिया। इनकी जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इन्होंने क्या कह दिया? राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कह दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका दूसरा जो नाम आता है वो क्या आता है? पाथल आता है। अब दोस्तों इनको पाथल कहा जाता था, और पाथल कौन कहता है? इनको कहता है पाथल कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया ने इनको क्या उपाधि दे दी या क्या उपनाम रख दिया? इनका पाथल दे दिया। अब इन्होंने कहा इसके अगर प्रामाणिकता की बात करें तो इनकी एक रचना है और उस रचना का नाम है पीथल पाथल। पीथल पाथल एक रचना है। इस रचना में इन्होंने वर्णन किया है किस समय का? कहा जाता है कि राणा प्रताप ने अमर सिंह की जब वो जंगलों में निवास कर रहे थे उस वक्त घास की रोटी बनाई थी, उसको भी क्या करते हैं? जंगली पशु ले जाता है। उस वक्त एक वृतांत या मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है उस घटना का। उस घटना के बाद इनके अनुसार कहा गया है कि महाराणा प्रताप ने कहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक पत्र लिखा होगा अकबर को, और अकबर की अधीनता स्वीकार करना मंजूर किया। और उसी समय क्या होता है? एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, एक नए किरदार की एंट्री होती है। उसे इस कथा में क्या कहा गया है? पीथल कहा गया। ये पीथल कौन थे? बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे। और इन्होंने क्या किया था? वापस महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाया था, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी जो लेटर या अपने जो पत्र में वो बात कही थी उससे वो वापस अपने स्वाभिमान को जगाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के मना कर देते हैं। लेकिन इस चित्रण का या इस घटना का चित्रण किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में या इतिहासकार ने वर्णन इसका नहीं किया है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसी कोई घटना हुई होती तो उस वक्त के जितने भी अकबर के दरबारी कवि थे, अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, इसके अलावा अल बदायूनी जिसने मुतबक उल तारीख नामक ग्रंथ लिखा, या इसके अलावा निजामुद्दीन अहमद जिन्होंने तबकाते अकबरी लिखा, ऐसे किसी भी ग्रंथ में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये जो घटना है या जो ये वृतांत है ये किस में मिलता है? कन्हैया लाल सेठिया की एक कृति है, एक रचना है, पीथल पाथल में मिलता है। और पाथल किसे कहा गया? तो राणा प्रताप को कहा गया। और इसमें पीथल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत बार। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो इनको कहा गया है नीले घोड़ेरा असवार। नीला घोड़ारा असवार। देखिए दोस्तों इनका एक घोड़ा था और वो प्रसिद्ध घोड़ा है, या यूं कह दीजिए इतिहास में एकमात्र घोड़ा है जो सबसे ज्यादा क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और प्रसिद्ध कौन सा घोड़ा हुआ? तो चेतक हुआ। और इस चेतक घोड़े के बारे में इतिहास में कहा जाता है, कहीं कहीं इसके सफेद होने के वर्णन है, वहीं कहीं इतिहासकार इसे अफगानी घोड़ा कहते हैं। किस रंग का कहते हैं? नीले रंग का कहा जाता है इस घोड़े को। किस प्रकार का? अफगानी घोड़ा बताया जाता है। और किस कलर का? नीले कलर का कहा जाता है। इसीलिए ये इस घोड़े पर सवार रहते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? नीले घोड़ेरा असवार इनको कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको वीर शिरोमणि कहा गया। इनको क्या कहा गया? वीर शिरोमणि कहा गया। और इनके अगर उपनाम की बात करें तो इनको हिंदुआ सूरज कहा गया। क्या कहा गया? इनको हिंदुआ सूरज कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको और एक उपनाम है इनका, वो क्या है? हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर, ये भी किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। इसके बाद इनको एक मुख्य नाम जो इनके बचपन का नाम कहलाता है, बचपन का नाम क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो कीका या कूका इनके बचपन का नाम आप पूछ ले तो यही था।
या क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, महाराणा प्रताप को भील समुदाय के लोग, किस समुदाय के लोग, भील समुदाय के लोग किस नाम से जानते थे, ये किस नाम से पुकारते थे, तो कीका या कूका से पुकारते थे। और यहीं से एक क्वेश्चन बन के आता है, कीका का जो शाब्दिक अर्थ है, कीका का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो छोटा बच्चा से होता है, छोटा बच्चा। मेवाड़ के क्षेत्र में आज भी जब छोटे बच्चे को कुका या कीका कहा जाता है तो उस वक्त ये अंदाज या ये कहा जाता है कि भील समुदाय में ये नाम प्रसिद्ध था और भील समुदाय में महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता था, कीका या कुका कहा जाता था और ये इनके बचपन का नाम है। इस तरह भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये थे इनके सारे के सारे उपनाम। और अगर हम बात करें इनकी अगले वीडियो की, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इनके राज्याभिषेक के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हमने उन सभी तथ्यों को समावेश किया है या सम्मिलित किया है जहां से कभी न कभी क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो की एक एक लाइन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछी गई है या पूछने योग्य है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो ये वीडियो है महाराणा प्रताप भाग फर्स्ट या सामान्य जानकारी, यह आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। और दोस्तों हर वीडियो जो आप देखते हैं उसके साथ आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलता है, हमारी क्या क्वालिटी है, हमें क्या करना चाहिए, उसके संदर्भ में हम थोड़ा जान सकते हैं। और हम अगर आप इसको लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप जाता है या हाई होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जब भी किसी वीडियो को देखेंगे लाइक और उसके जो फीडबैक है उन्हें कमेंट के रूप में आवश्यक देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले आप एग्री एक्सपर्ट आसिन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास जो बेल आइकन है उस पर ऑल के निशान पे आप क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी हम वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।